नमस्कार, आपका बहुत बहुत स्वागत है। मैं अमित सिंह और आप देख रहे हैं इंडिया न्यूज का डिजिटल प्लेटफॉर्म। आज के एक्सप्लेनर में हम बात करेंगे नितिन नबीन की, कैसे एक सामान्य कार्यकर्ता पार्टी का अध्यक्ष बन गया। नितिन नबीन मंगलवार को बीजेपी के 12वें राष्ट्रीय अध्यक्ष बन गए। नई दिल्ली में बीजेपी मुख्यालय में उनके नाम का ऐलान किया गया। वो 14 दिसंबर 2025 को कार्यकारी अध्यक्ष बने थे। सोमवार को फुल टाइम अध्यक्ष पद के लिए इकलौता नामांकन आने पर वो निर्विरोध चुने गए। कार्यक्रम में प्रधानमंत्री मोदी ने उन्हें माला पहनाई, फिर 55 मिनट के भाषण में कहा, मैं बीजेपी का कार्यकर्ता हूं। मैं मानता हूं कि नितिन जी मेरे बॉस हैं। अब वो मेरे काम का आकलन और मूल्यांकन करेंगे। बतौर अध्यक्ष नितिन नबीन ने पहले भाषण में कहा, राष्ट्रीय अध्यक्ष के रूप में मेरा निर्वाचन एक साधारण कार्यकर्ता की असाधारण यात्रा को मिला सम्मान है। करीब 18 करोड़ सदस्य, देश के हर जिले में अपना ऑफिस, मजबूत जमीनी कैडर, 20 राज्यों में सरकारें, ये बातें बीजेपी को देश की सबसे बड़ी पार्टी बनाती हैं। जी हां, बिहार के बांकीपुर सीट से विधायक नितिन नबीन ने 20 जनवरी से बीजेपी की जिम्मेदारी पूरी तरह संभाल ली है। नबीन ने 20 मिनट का भाषण दिया और कहा कि हमें अपने हिस्से का त्याग करना होगा। भाषण की अहम बातें क्या है, अब वो भी जान लीजिए। उन्होंने पीएम की तारीफ की, बीजेपी के नारों का जिक्र किया, सबसे पहले राष्ट्र का उन्होंने नाम दिया। और अब बात करते हैं किस तरह से यहां तक की यात्रा पहुंची जो नितिन नबीन पर आकर रुकी हुई है। जी हां, अटल बिहारी वाजपेयी जब 1968 में भारतीय जनसंघ के अध्यक्ष बने तो उनकी उम्र महज 44 साल थी। लालकृष्ण आडवाणी भी 46 साल की उम्र में 1973 में जनसंघ के अध्यक्ष बने थे। 1977 में भारतीय जनसंघ का जनता पार्टी में विलय हो गया, लेकिन यह विलय 3 साल से ज्यादा नहीं चल पाया। 6 अप्रैल 1980 को भारतीय जनता पार्टी बनी और पहले अध्यक्ष अटल बिहारी वाजपेयी बने। तब बीजेपी कांग्रेस का विकल्प बनने की कोशिश कर रही थी। 1984 के लोकसभा चुनाव में बीजेपी को केवल 2 सीटें मिली। इस चुनावी नतीजे को लेकर बीजेपी के दिग्गज नेता लाल कृष्ण आडवाणी ने अपनी किताब माई कंट्री माई लाइफ में लिखा है, इस चुनावी नतीजे ने हमें वहां पहुंचा दिया जहां हम जनसंघ के जमाने में 1952 के पहले चुनाव में थे। इस चुनावी नतीजे के बाद अटल जी ने 2 प्रश्न रखे थे, क्या 1977 में जनसंघ को जनता पार्टी में मिलाना और फिर 1980 में जनता पार्टी से अलग हो जाने का फैसला ही पार्टी की हार का कारण बना? दूसरा सवाल ये, क्या बीजेपी को फिर से जनसंघ हो जाना चाहिए? बीजेपी अब इन दोनों सवालों से बहुत आगे निकल चुकी है और 45 साल से ज्यादा का सफर तय कर चुकी है। नितिन नबीन का जन्म बीजेपी के जन्म से करीब 2 महीने पहले यानी 23 मई 1980 को हुआ था। अब उन्हीं नितिन नबीन के पास बीजेपी की जिम्मेदारी है। 45 साल के नितिन नबीन को बीजेपी की कमान मिली तो उनकी उम्र की चर्चा काफी हुई, लेकिन बीजेपी से पहले जनसंघ भी ऐसा ही होता रहा है। जनसंघ में यही प्रक्रिया फॉलो होती देखी गई है। नितिन नबीन बीजेपी के अध्यक्ष तब बने जब बीजेपी ऐतिहासिक रूप से बहुत मजबूत है। आज बीजेपी की 240 लोकसभा सीटें और 21 राज्यों में बीजेपी या उसकी अगुवाई वाली गठबंधन एनडीए की सरकारें हैं। राज्यसभा में भी बीजेपी के 99 सांसद हैं। नितिन नबीन के अध्यक्ष बनने के 2 तरीकों से देखा जा सकता है। बीजेपी से सहानुभूति रखने वाले लोगों का कहना है ये एक ऐसी पार्टी है जहां आम कार्यकर्ता भी राष्ट्रीय अध्यक्ष बन सकता है। दूसरी ओर बीजेपी के आलोचकों का कहना है कि नरेंद्र मोदी और अमित शाह जो चाहते हैं पार्टी में वही होता है। ये बात सही है कि बीजेपी में लगभग अनजान कार्यकर्ताओं को भी पार्टी में ऊपर तक जाने का मौका मिलता है। नितिन नबीन ने बहुत लोगों को साइडलाइन तो नहीं किया, लेकिन ओवरटेक जरूर किया है। लेकिन ओवरटेक करने की उनकी क्षमता न तो राष्ट्रीय स्तर पर उभर कर सामने आई थी और न ही उनके गृह राज्य बिहार में प्रदेश स्तर पर यह देखने को मिली थी। दूसरी तरफ वाजपेयी और आडवाणी जब जनसंघ के अध्यक्ष थे, इस उम्र में बने तो वो खुद को साबित कर चुके थे। बीजेपी के राष्ट्रीय अध्यक्ष की नियुक्ति में देरी को आरएसएस के कथित रूप से सहमति नहीं होने से भी जोड़ा जा रहा था। नितिन नबीन के बारे में कहा जा रहा है कि वो ऐसे व्यक्ति हैं जिनका न संघ विरोध कर सकता है और न ही बीजेपी के भीतर उनकी स्वीकार्यता को लेकर कोई विवाद है। नितिन नबीन बीजेपी अध्यक्ष के रूप में कोई पहली पसंद नहीं होंगे, लेकिन बीजेपी में कई बार लो प्रोफाइल रहना आपके हक में चला जाता है। बीजेपी के अध्यक्ष के लिए एक बड़ी चुनौती ये भी होती है कि वो आरएसएस से अच्छा समन्वय बनाकर रखे। बीजेपी का कोई भी अध्यक्ष ऐसा नहीं हुआ जिस पर आरएसएस की असहमति रही हो। 2005 में आरएसएस के कारण ही आडवाणी को बीजेपी का अध्यक्ष पद छोड़ना पड़ा था। भारतीय जनता युवा मोर्चा के राष्ट्रीय महासचिव के रूप में नितिन नबीन ने संगठनात्मक कौशल का प्रदर्शन किया। कहा जाता है कि नवंबर 2023 के छत्तीसगढ़ विधानसभा चुनाव में बीजेपी के सह प्रभारी के तौर पर नबीन ने पार्टी के केंद्रीय नेतृत्व को खास तौर पर प्रभावित किया। जब पार्टी ने भूपेश बघेल के नेतृत्व वाली सत्तारूढ़ कांग्रेस को हराकर अप्रत्याशित जीत दर्ज की। अगले साल उन्हें छत्तीसगढ़ में लोकसभा चुनावों के लिए बीजेपी का प्रभारी नियुक्त किया गया, अपॉइंट किया गया, जहां पार्टी ने राज्य में सभी सीटें जीत ली।
जुलाई 2024 में उन्हें राज्य का पार्टी प्रभारी बनाया गया। अब राष्ट्रीय अध्यक्ष के रूप में नितिन नबीन के सामने इस साल पश्चिम बंगाल, तमिलनाडु, असम, पुदुचेरी और केरल में विधानसभा चुनावों की चुनौती है। इनमें से किसी भी राज्य में बीजेपी के लिए लड़ाई आसान नहीं, लेकिन असली चुनौती 2029 के लोकसभा चुनावों के लिए पार्टी को तैयार करना होगा। ये चुनाव ऐसे समय में होंगे जब देश परिसीमन की प्रक्रिया से गुजर रहा होगा। लोकसभा और विधानसभा में महिलाओं के लिए 33% आरक्षण लागू किया जाएगा। ऐसे में नए अध्यक्ष को बदले हुए राजनीतिक माहौल के हिसाब से पार्टी को तैयार करना होगा। मोदी सरकार के दूसरे कार्यकाल के दौरान संसद से पारित नारी शक्ति वंदन अधिनियम के मुताबिक लोकसभा और राज्यसभा विधानसभाओं में महिलाओं के लिए 1/3 सीटों का आरक्षण उस परिसीमन के बाद लागू होगा जो इस अधिनियम के लागू होने के बाद कराई जाने वाली है। पहली जनगणना के आधार पर किया जाएगा। कहा जा रहा है कि मोदी सरकार का मकसद 2029 के आम चुनाव में महिला आरक्षण को लागू करने का है। सरकार ने जनगणना शुरू करने की अधिसूचना पहले ही जारी कर दी है। ये 1 मार्च 2027 की स्थिति के मुताबिक देश की जनसंख्या का आकलन पेश करेगी। इसके बाद परिसीमन की प्रक्रिया के लिए मंच तैयार हो जाएगा। नरेंद्र मोदी की उम्र 2029 के लोकसभा चुनाव में 80 साल के करीब पहुंच जाएगी। ऐसे में बीजेपी का नेतृत्व मोदी के बाद कौन करेगा, इस सवाल से भी नितिन नबीन को जूझना है, लड़ना है। 2013 में नरेंद्र मोदी जब बीजेपी के चुनाव अभियान की जिम्मेदारी उन्हें सौंपी गई तो ये बहुत सहमति से नहीं हुआ। आडवाणी ने सार्वजनिक रूप से इसका समर्थन नहीं किया था। नितिन नबीन के पास 2 और जरूरी काम हैं। नेशनल लीडरशिप के साथ साथ स्टेट लीडरशिप के बीच भी कम्युनिकेशन बेहतर बनाना होगा। आरएसएस के साथ भी कम्युनिकेशन बहुत बेहतर करने की जरूरत है। उनके लिए चैलेंज सबसे बड़ा ये होगा कि आने वाले विधानसभा चुनाव में, जिसमें पश्चिम बंगाल भी बहुत इंपॉर्टेंट है, वहां पर बीजेपी कैसे परफॉर्म करती है, क्योंकि उन्हीं से उनका केआरए कैलकुलेट भी किया जाएगा। आज के एक्सप्लेन में फिलहाल इतना ही, लेकिन देश और दुनिया की तमाम बड़ी खबरों के लिए आप इंडिया न्यूज का डिजिटल प्लेटफॉर्म फॉलो करते रहिए। नमस्कार।